हेलो क्लास नाइन्थ। चलिए अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और इसका मतलब होता है कि ऐसी राजनीति जो चुनाव पर आधारित हो, है ना। हमारे देश में आपको पता ही है, हर 5 साल पे चुनाव होते हैं और सरकार चुनी जाती है। तो इस चैप्टर में आपको उसी से संबंधित बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। In chapter 1, we have seen that in democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly. अब डेमोक्रेसी में ना तो संभव है और न ही ज़रूरी है कि जनता के ऊपर सीधे सीधे सरकार जो है वो नियंत्रण रखे। The most common form of democracy in our time is for the people to govern through their representative. आज क्या होता है, हमारे यहाँ सबसे जो कॉमन तरीका है डेमोक्रेसी में, वो क्या है कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव या अपने नेता को चुनते हैं, जो चुनाव जीत जाने के बाद पार्लियामेंट में जाते हैं और फिर वहाँ सरकार बनाते हैं। In this chapter, we will look at how these representatives are elected. हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि किस तरह से इनको चुना जाता है, इन रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो हमारे प्रतिनिधि हैं। जो आप अब देखिए, दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप देखिएगा कि घर घर चुनाव के लिए कि हमें वोट दीजिए, बहुत सारे नेता आएंगे। तो ये क्या है कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, है ना। वी बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग वाई इलेक्शंस आर नेसेसरी एंड यूज़फुल इन डेमोक्रेसी। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि क्यों इलेक्शन ज़रूरी है और डेमोक्रेसी में इसका क्या महत्व है, क्या उपयोग है। We try to understand how electoral competition among parties serve the people. उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, अभी मैंने आपसे बात की ना, दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप देखेंगे अलग अलग पार्टी के, कोई आम आदमी पार्टी का, तो कोई बीजेपी का, तो कोई कांग्रेस का, तो कोई और दूसरी कई पार्टियां हैं, उन सब के नेता आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए। तो हम ये भी देखेंगे कि जो इलेक्टोरल कंपटीशन होता है वो कैसे जनता की सेवा करते हैं। जब चुनाव ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, वो क्या करते हैं, है ना, कैसे सर्विस करते हैं, कैसे सर्व करते हैं, सेवा करते हैं जनता की। वी देन गो ऑन टू आस्क व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। फिर हम ये भी पूछेंगे कि कौन सी ऐसी बात होती है तो हम कहते हैं कि प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव हुए हैं, ऐसी कौन सी बात होती है। द बेसिक आइडिया हियर इज़ टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। और सबसे जो बेसिक आइडिया है या विचार है इसके पीछे, वो ये है कि हम फ़र्क समझें कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन यानी प्रजातांत्रिक चुनाव और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन, या जो जहाँ प्रजातंत्र नहीं है वहाँ जो इलेक्शन, नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो होते हैं, उनमें क्या फ़र्क है। Rest of the chapter try to assess election in India in the light of this yardstick. बाकी इस पूरे चैप्टर में हम चूँकि ज़्यादा भारत के संबंध में ही पढ़ रहे हैं, भारत के चुनाव के संबंध में पढ़ेंगे, इस वजह से क्या है, इसी को नज़र में रखते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो इलेक्शन होते हैं उनका वो कितने खरे उतरते हैं इन सभी यार्डस्टिक में, जो हमने एक ये रखा है, एक तरीका चुनने का। ठीक है, वी टेक अ लुक एट ईच स्टेज ऑफ इलेक्शन। इसके लिए हम क्या करेंगे, हर स्टेज में, इलेक्शन का जो हर स्टेज होता है, हर स्टेज में हम ये परखेंगे, जानेंगे, फ्रॉम ड्राइंग ऑफ बाउंड्री ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। सबसे पहले क्या होता है कि हर कंस्टिट्यूएंसी या चुनाव क्षेत्र बने हुए रहते हैं, उसकी बाउंड्री बनी रहती है कि भाई ये एक कंस्टिट्यूएंसी है, ये दूसरी कंस्टिट्यूएंसी है ना। इस तरह से जो चुनाव के दौरान एक कंस्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, तो पहले हम उसके बारे में भी जानेंगे, फिर उसके बाद बाकी और सभी स्टेप को जानते जानते हम अंत में डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट, कैसे रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है चुनाव का, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। एट ईच स्टेज वी आस्क व्हाट शुड हैपन। हर स्टेज में हम पूछेंगे क्या होना चाहिए, एंड व्हाट डज़ हैपन इन इलेक्शन, और होता क्या है
इलेक्शन में। टूवर्ड द एंड ऑफ द चैप्टर, जब चैप्टर का अंत आएगा या आखिरी में हम चैप्टर के वी टर्न टू असेसमेंट ऑफ वेदर इलेक्शंस इन इंडिया आर फ्री एंड फेयर, तब हम ये जांचने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत में जो चुनाव होते हैं वो फ्री और फेयर होते भी हैं या नहीं। Here we also examine the role of election commission in ensuring free and fair election. इसके साथ ही साथ हम इलेक्शन कमीशन जो कि पूरे चुनाव को कंडक्ट करता है उसके रोल के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन ऐसे कौन से कदम उठाता है ताकि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पूरे भारत में करवा सके। ठीक है। वाई इलेक्शंस, अब इलेक्शंस क्यों, एक कुछ उदाहरण दिए गए हैं ताकि आप थोड़ी बात को अच्छी तरह से समझ सकें। असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, सबसे पहले हम देखेंगे जो हरियाणा में एक असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें क्या हुआ। दिस न्यूज़पेपर, ये एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है, उसमें पहले उसको दिया गया है, उसके बाद उसका जो डिस्क्रिप्शन है या जो डिटेल है वो दिया गया है। चलिए पहले न्यूज़पेपर की क्लिपिंग पढ़ लेते हैं। द टाइम इज़ आफ्टर मिडनाइट, ये आधी रात के बाद का वक्त है। एन एक्सपेक्टेंट क्राउड सिटिंग फॉर द पास्ट 5 hours इन चौक ऑफ टाउन इन इज़ वेटिंग फॉर इट्स लीडर टू कम, और वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ जमा है, वो ये उम्मीद कर रही है, पीछे 5 घंटे से वो वेट कर रही है चौक पे और शहर के, और वो इंतज़ार कर रही है कि उनके लीडर वहाँ आएंगे। द ऑर्गेनाइजर assured and reassured the crowd that he would be here any moment, और जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है वो मीटिंग, उसको वो बार बार जनता को, चूँकि 5 घंटे हो चुके हैं इंतज़ार करते करते, तो जनता तो बेचैन हो रही है। तो वैसे में क्या है, ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो बार बार जनता को पक्का कर रहे हैं कि नहीं नेता तुझे तो ज़रूर आएंगे। The crowd stand up whenever passing vehicle come that way. It arouse hope that he has come. कभी भी कोई गाड़ी आती है तो जनता खड़ी होकर देखने लग जाती है कि कहीं हमारे नेताजी तो नहीं आ गए हैं, और उनको उम्मीद है कि वो आ जाएंगे। The leader is Mr. देवी लाल, चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति, और जो लीडर यहाँ पर आने वाले हैं उनका नाम है देवी लाल, जो कि हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ हैं। Who was to address a meeting in करनाल on Thursday night, और बृहस्पतिवार की रात को करनाल में एक इलेक्शन मीटिंग में वो भाषण देने वाले थे। इन द 76-year-old लीडर इज़ वेरी बिजी मैन दीज डेज। अब आपको पता ही है कि जब इलेक्शन होता है तो नेताजी लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं, तो ये भी नेताजी देवीलाल जो हैं वो बहुत व्यस्त हैं। हिज डेज स्टार्ट एट 8 AM, और उनकी जो दिन की शुरुआत होती है सुबह 8 बजे हो जाती है, एंड्स आफ्टर 11 PM, और 11 बजे रात तक के बाद उनका वक्त, मतलब रेस्ट करने का समय उनका आता है। ही हैड ऑलरेडी एड्रेस्ड 9 इलेक्शन मीटिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वो 9 जगहों पर इलेक्शन मीटिंग में भाषण दे चुके हैं। बीन कॉन्स्टेंटली एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग फॉर पास्ट 23 months, और पिछले 23 महीनों से लगातार वो यहाँ वहाँ मीटिंग करते रहते हैं और जनता के बीच जाकर भाषण देते रहते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर हिज इलेक्शन, ये उनकी इलेक्शन की तैयारी का हिस्सा है। अब ये तो क्लिपिंग थी न्यूज़पेपर की। अब देखिए इस क्लिपिंग को किस तरह से समझाया गया है आपको। This newspaper report is about the state assembly election in Haryana in 1987. ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो है वो हरियाणा असेंबली इलेक्शन का है जो कि 1987 में हुआ था। The state has been ruled by Congress party led government since 1982. Chaudhary Devi Lal, then an opposition leader, led a movement called Nyay Yudh, struggle for justice, and formed a new party, लोकदल। और इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पर अब तक कांग्रेस की सरकार थी जो 1982 से 1982 से लगातार वहाँ पर शासन चला रही थी हरियाणा में, और चौधरी देवीलाल उस समय क्या थे, अपोजिशन लीडर थे। जो विपक्ष दल का हेड होता है उसको अपोजिशन लीडर कहते हैं, विपक्षी नेता, है ना। तो विपक्षी नेता थे, और उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम उन्होंने न्याय युद्ध रखा। न्याय युद्ध का क्या मतलब होता है कि आप लड़ाई कर रहे हैं न्याय के लिए,
कि आपको न्याय मिले, और इसलिए उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था लोकदल। His party joined other opposition party to form a front against Congress in the election। और उन्होंने जो पार्टी बनाई और भी कई दूसरे अपोजिशन पार्टी को उन्होंने मिला लिया और मिलाकर एक फ्रंट बनाया। जैसे कई पार्टियां जब मिलकर लड़ती हैं तो फ्रंट बोला जाता है। तो फ्रंट बनाया ताकि वो कांग्रेस के विरुद्ध वहाँ हरियाणा में इलेक्शन लड़ सकें। In the election campaign, Devi Lal said that if his party won the election, his government would waive लोन्स ऑफ फार्मर एंड स्मॉल बिजनेसमैन। और उन्होंने जब भाषण दिया इलेक्शन कैंपेन के दौरान तो उन्होंने जनता को ये कहा कि अगर वो पार्टी, उनकी पार्टी जीत जाती है, यानी लोकदल पार्टी जीत जाती है इलेक्शन में, तो सबसे पहले वो काम करेंगे कि किसानों का जितना कर्ज है उसको माफ़ कर देंगे और छोटे बिजनेसमैन लोग का भी कर्ज जो है उसको माफ़ कर देंगे। He promised that this would be the first action of his government। इलेक्शन जीतते ही, सरकार बनते ही पहला काम यही करेंगे। The people were unhappy with the existing government। लोग पहले से ही कांग्रेस की सरकार से असंतुष्ट थे। They were also attracted by देवीलाल्स promise। और जनता जो है बड़ी आकर्षित हुई देवीलाल के इस वादे से कि फार्मर और स्मॉल बिजनेसमैन का कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। So when the elections were held, इसलिए जब चुनाव हुए, they voted overwhelmingly in favor of लोकदल and its allies। बहुत ही बढ़ चढ़कर लोगों ने लोकदल और उसकी साथी पार्टियों को वोट दिया। लोकदल and its parties won 76 out of 90 seats in a state assembly। Lokdal alone won 60 seats and thus had a clear majority in the assembly। The Congress could only win 5 seats। और इसका परिणाम ये हुआ कि जब चुनाव हुए तो हरियाणा में 90 सीटें हैं स्टेट असेंबली में, उसमें 76 पर लोकदल के जो नेता थे वो चुने गए और लोकदल अकेले ही 60 सीट जीती और उसकी साथी पार्टियों को बाकी सीटें मिली। और अकेले अपने दम पर वो मेजॉरिटी पार्टी बने असेंबली इलेक्शन में। और फिर क्या हुआ, द कांग्रेस को जो उस समय शासन कर रही थी हरियाणा में, उनको सिर्फ 5 सीटें मिली। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस, जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन। जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है जो पुराने वाले चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको रिज़ाइन करना पड़ता है। The newly elected member of Legislative Assembly MLAs of Lokdal choose Devi Lal as their leader। और जैसे ही नई लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, वो उसमें जितने MLA थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं उनको, MLA को, तो लोकदल के उन्होंने देवी लाल को अपना लीडर चुन लिया। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। और इस तरह से देवीलाल को गवर्नर साहब ने इन्वाइट किया कि आप नए चीफ मिनिस्टर बनिए। एंड 3 days आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर, 3 दिन हुए थे इलेक्शन रिजल्ट को डिक्लेयर किए हुए, he became the chief minister। देवीलाल चीफ मिनिस्टर बन गए। As soon as he became the chief minister, his government issued government ordering waiving the outstanding loan of small farmers, agricultural laborer and small businessman। जैसे ही ये चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट की तरफ से सबसे पहले ये ऑर्डर निकाला कि जितने किसान हैं, छोटे किसान और एग्रीकल्चर लेबरर हैं और छोटे बिजनेसमैन हैं, सबके कर्जे को माफ़ कर दिया गया है। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years। इनकी पार्टी 4 साल तक चली। नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991। 1991 में दोबारा इलेक्शन हुए। आपको पता ही ना, 5 साल पे इलेक्शन होते हैं। बट दैट दिस टाइम पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। लेकिन इस बार लोकदल को पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला। द कांग्रेस वन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। कांग्रेस फिर से सरकार में आ गई और उन्होंने सरकार बना ली। कांग्रेस इलेक्शन जीत गई और फिर दोबारा से सरकार बना लिया। ठीक है, तो हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे वाई डू वी नीड इलेक्शंस, क्यों हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है, तो इन सब चीज़ों को हम समझेंगे, है ना। आप एक चीज़ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सरकार अगर एक किसी राज्य में या देश में काम कर रही है तो 5 साल के बाद जनता उसी सरकार को दोबारा चुनेगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती
है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाई डू वी नीड इलेक्शंस एंड व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक इसको समझेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे पढ़ सकें और समझ सकें। आप कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बार फिर से रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।